एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के चौराहे पर बैठे थे। गांव के कुछ विद्वान और अमीर लोग वहां से गुजर रहे थे। वे हमेशा खुद को दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान मानते थे और उन्हें लगा कि मुल्ला को भी अपने सवालों से मात दी जा सकती है। उनमें से एक ने कहा, मुल्ला, तुम्हारी बुद्धिमानी की बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन आज हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। अगर तुम सही उत्तर दे सको तो हम मान लेंगे कि तुम वाकई बुद्धिमान हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, जो भी पूछना है मैं जवाब दूंगा। पहला विद्वान बोला, मुल्ला, बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है। मुल्ला ने बिना समय गवाए कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज मनुष्य की इच्छा है। अगर मनुष्य कुछ ठान ले तो वह असंभव चीजों को भी मुमकिन बना सकता है। दूसरा विद्वान थोड़ा कठिन सवाल पूछने की कोशिश करता है और पूछता है, तो फिर बताओ, सबसे तेज चीज क्या है। मुल्ला हंसते हुए बोले, सबसे तेज चीज सोच है। सोच तो पलक झपकते ही कहीं भी जा सकती है। तुम एक पल में खुद को इस दुनिया में और दूसरे पल में किसी और जगह देख सकते हो। अब तीसरा व्यक्ति, जो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता था, एक मुश्किल सवाल पूछता है। वह सोचता है कि इस सवाल से मुल्ला चकरा जाएंगे। उसने पूछा, मुल्ला, तुमने हमें बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज इच्छा है और सबसे तेज चीज सोच। अब बताओ, सबसे मीठी चीज क्या है। मुल्ला ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, सबसे मीठी चीज ज्ञान है। क्योंकि जब तुम किसी चीज को समझ जाते हो तो वह तुम्हें अंदर से शांति और संतुष्टि देती है। किसी भी मिठाई का स्वाद थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान का आनंद जीवन भर रहता है। सभी लोग मुल्ला की बुद्धिमानी से हैरान हो गए, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं थे। चौथा व्यक्ति बोला, अगर ज्ञान सबसे मीठी चीज है तो बताओ, सबसे कड़वी चीज क्या है। मुल्ला ने गंभीर होकर उत्तर दिया, सबसे कड़वी चीज अज्ञानता है। क्योंकि अज्ञानता न केवल तुम्हें दूसरों से दूर करती है, बल्कि यह तुम्हें खुद से भी दूर कर देती है। एक अज्ञानी व्यक्ति खुद को और दूसरों को लगातार कष्ट देता रहता है। अब गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और मुल्ला के उत्तर सुन रहे थे। वे हैरान थे कि इतने सरल और सामान्य सवालों के इतने गहरे उत्तर कैसे हो सकते हैं। विद्वान भी अब चुप हो गए थे। अंत में एक छोटा बच्चा वहां खड़ा था। उसने मुल्ला की ओर मासूमियत से देखा और पूछा, मुल्ला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे कठिन चीज क्या है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उसकी आंखों में देखा और हंसते हुए बोले, सबसे कठिन चीज है यह मानना कि हम सब कुछ नहीं जानते। यह दुनिया बहुत बड़ी है और हमारा ज्ञान छोटा है। सबसे कठिन काम है यह मान लेना कि हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। इस उत्तर को सुनकर सभी लोग मौन हो गए। मुल्ला ने उन सबको यह सिखाया था कि ज्ञान का सबसे बड़ा गुण यह है कि हमें हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए और यह स्वीकार करना चाहिए कि सीखने की कोई सीमा नहीं है। सीख। इस कहानी से यह समझ में आता है कि जीवन के सबसे बड़े सवालों के उत्तर हमेशा गहरे होते हैं और वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी और सरलता से यह सिखाया कि इंसान की इच्छा, सोच, ज्ञान और विनम्रता ही सबसे मूल्यवान चीजें हैं और इनकी सही पहचान ही जीवन का असली मार्गदर्शन है। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के चौक में बैठे हुए थे जब एक दूर के शहर से आए हुए विद्वान ने उन्हें देखा। विद्वान को मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई और बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था, लेकिन वह यह साबित करना चाहता था कि वह मुल्ला से अधिक ज्ञानी है। इसलिए उसने मुल्ला के सामने 3 सवाल रखे और कहा, अगर तुम इन 3 सवालों के सही जवाब दे सकते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बुद्धिमान हो।
मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, पूछो, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। विद्वान ने अपने पहले सवाल की शुरुआत की। पहला सवाल यह है, संसार का केंद्र कहाँ है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना सोचे समझे अपनी लाठी जमीन में गाड़ दी और बोले, यही है संसार का केंद्र। विद्वान हैरान रह गया और बोला, यह कैसे संभव है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो नाप लो। विद्वान को कुछ बोलते नहीं बना और उसने दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल यह है, आसमान में जितने तारे हैं उनकी संख्या क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक भेड़ की दुम की ओर इशारा करते हुए कहा, इन बालों की संख्या के बराबर हैं तारे। अगर तुम मुझे गलत साबित करना चाहते हो तो इन बालों को गिन लो। विद्वान फिर चुप हो गया, क्योंकि इस सवाल का सीधा जवाब देना असंभव था। वह थोड़ा झेंप गया, लेकिन उसने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा। तीसरा सवाल यह है, दुनिया के सभी समुद्रों में कितनी बाल्टी पानी है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम मेरी भेड़ को किनारे पर खड़ा करके बालों को काटते हुए हर बाल्टी भरते हो तो मैं तुम्हें सही संख्या बता सकता हूँ। अब विद्वान को यह एहसास हो गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई के सामने उसके सवालों का कोई महत्व नहीं है। वह चुपचाप वहां से चला गया और गांव के लोग हंसते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन की प्रशंसा करने लगे। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी समस्याओं या सवालों का हल सीधा जवाब नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और समझदारी से मिलता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से यह साबित किया कि हर सवाल का एक खास नजरिया होता है और जवाब सिर्फ तथ्यों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि सोचने के तरीके पर भी होते हैं। कहानी 3। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए मशहूर थे। एक दिन की बात है, जब मुल्ला अपने घर में सो रहे थे। रात का समय था और गांव में अंधेरा छाया हुआ था। तभी एक चोर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। चोर को लगा कि मुल्ला गहरी नींद में होंगे और वह बड़ी आसानी से चोरी कर सकेगा। चोर चुपचाप घर में दाखिल हुआ और चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा। मुल्ला का घर बहुत साधारण था। वहां ज्यादा कीमती सामान नहीं था, लेकिन चोर को उम्मीद थी कि शायद कुछ कीमती चीजें मिल जाएं। उसने घर का हर कोना छान मारा, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। तभी अचानक मुल्ला ने आवाज दी, दोस्त, तुम क्या ढूंढ रहे हो? चोर हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा कि मुल्ला सो रहे होंगे, लेकिन मुल्ला तो पूरी तरह जाग रहे थे। चोर डरते हुए बोला, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा था। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, अगर तुम कुछ ढूंढ ही रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं भी इस घर में पिछले कई सालों से कुछ ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे भी अब तक नहीं मिला। चोर को समझ नहीं आया कि मुल्ला क्या कह रहे हैं। उसने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मुल्ला ने जवाब दिया, सुकून। मैं सालों से सुकून की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन अब तक नहीं मिला। अगर तुम ढूंढने में माहिर हो तो शायद तुम मुझे भी सुकून दिला सको। चोर को मुल्ला की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, मैं तो बस आपके घर से कुछ कीमती सामान चुराने आया था। मुल्ला ने फिर हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरे घर से कुछ चुराना ही चाहते हो तो क्यों न मेरे दुख और चिंता को चुरा लो। वे मेरे लिए बहुत कीमती हैं, और अगर तुम इन्हें ले जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चोर अब पूरी तरह से चकरा गया। उसने मुल्ला की तरफ देखा और कहा, आप तो बहुत अजीब आदमी हैं। मैं यहाँ आपकी कीमती चीजें चुराने आया था और आप मुझे अपनी चिंताएं चुराने के लिए कह रहे हैं। मुल्ला ने गंभीर होते हुए कहा, कीमती चीजें और क्या होती हैं? सोने चांदी की चीजें। अगर तुम इन्हें चुरा भी लो तो क्या?
एक बार इन्हें खोने के बाद इंसान नए से खरीद सकता है, लेकिन अगर तुम किसी के दुख, चिंता और समस्याएं चुरा सको तो तुम सबसे बड़ा उपकार करोगे। चोर को अब एहसास हुआ कि मुल्ला सिर्फ मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि एक गहरी बात कह रहे थे। वह चुपचाप खड़ा रहा और फिर बोला, आप जैसे आदमी से कुछ चुराना बेकार है। आप तो खुद ही मुझे कुछ दे रहे हैं जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कुछ लेकर जाना चाहते हो तो यह समझ लेकर जाओ कि सच्ची खुशी और सुकून किसी वस्तु में नहीं बल्कि मन की स्थिति में है। अगर तुम्हारे दिल में शांति नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें खुश नहीं कर सकती। चोर के मन में मुल्ला की बातें गहरी उतर गईं। उसने अपना इरादा बदल लिया और मुल्ला से माफी मांगते हुए कहा, मैंने गलती की, मैं अब चोरी नहीं करूंगा। आपने मुझे आज एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। मुल्ला ने उसे माफ कर दिया और कहा, तुमने कोई गलती नहीं की। जब तक हम सीखते रहते हैं, हम गलत नहीं होते। उस रात चोर ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा और मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक और बार साबित कर दिया कि उनकी बुद्धिमानी किसी भी हालात को कैसे बदल सकती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक वस्तुएं असली संपत्ति नहीं होती। असली संपत्ति सुकून और मन की शांति होती है, जिसे न तो चुराया जा सकता है और न ही खरीदा जा सकता है। कहानी 4। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन एक गांव में रहते थे। उनके पास कुछ पैसे और एक छोटी सी दुकान थी जहां वे सामान बेचते थे। लेकिन उनकी एक विशेषता थी, वे अपनी दौलत को दिखाने में बहुत संकोच करते थे। वे अक्सर यह कहते थे, जो धन दिखाने के लिए होता है वह हमेशा जल्दी चला जाता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। गांव के लोग अपनी अपनी दौलत दिखाने के लिए सज-धज कर आए। सभी ने अपने नए कपड़े पहने थे और अपनी दौलत का प्रदर्शन कर रहे थे। मुल्ला ने सोचा, मैं भी इस मेले में भाग लूंगा, लेकिन बिना अपनी दौलत दिखाए। मेला शुरू हुआ और मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने पुराने कपड़े पहनकर वहां पहुंचे। उन्होंने अपने साथ एक थैली रखी जिसमें थोड़े से पैसे थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपनी दौलत दिखाऊंगा तो लोग मुझसे और भी अधिक पैसे मांगेंगे। जैसे ही मुल्ला मेले में पहुंचे, उन्होंने देखा कि लोग अपने पैसे खर्च कर रहे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं। मुल्ला ने एक जगह देखा जहां लोग पैसे देकर मजेदार खेल खेल रहे थे। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं भी थोड़ा पैसा खर्च करूं और मजा लूं। मुल्ला ने अपनी थैली खोली और थोड़े से पैसे निकाले। लेकिन जब उन्होंने खेल खेलने के लिए पैसे दिए तो एक आदमी ने देखा और चौंका। उसने सभी को बुलाया और कहा, देखो, यह मुल्ला नसीरुद्दीन है। उसके पास पैसे हैं, वह खेल खेल रहा है। गांव के लोग एकत्र हो गए और उनकी दौलत के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे, मुल्ला के पास तो बहुत दौलत है। मुल्ला ने सोचा, अब मुझे अपनी दौलत का दिखावा करना पड़ेगा। लेकिन मुल्ला ने बुद्धि से काम लिया। उसने एक योजना बनाई। उसने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गांव के लोग तैयार हो गए। मुल्ला ने कहानी शुरू की। एक बार एक राजा ने अपनी दौलत का प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा मेला आयोजित किया। उसने सभी राजाओं और अमीरों को बुलाया। जब सभी लोग आए तो राजा ने कहा, जो भी अपनी दौलत का सबसे बड़ा प्रदर्शन करेगा उसे इनाम मिलेगा। सब लोग अपनी अपनी दौलत दिखाने लगे। किसी ने सोने के गहने दिखाए, किसी ने अनमोल रत्न। लेकिन एक गरीब किसान भी वहां आया। उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास एक कहानी है। राजा ने उसे बुलाया और कहा,
क्या तुम हमें अपनी कहानी सुनाओगे? किसान ने कहा, एक समय की बात है, मैं अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुझे एक जादुई पत्ता मिला। मैंने उसे खाया और मेरे पास अनंत दौलत आ गई। सभी लोग हैरान हो गए। किसान ने कहा, लेकिन मैंने वह दौलत नहीं ली, क्योंकि मैंने समझा कि असली दौलत तो हमारे दिल में होती है। गांव के लोग मुल्ला की कहानी सुनकर हंस पड़े और समझ गए कि असली दौलत दिखावे में नहीं है, बल्कि अपने विचारों और ज्ञान में है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दौलत हमारी सोच और विचारों में होती है, न कि दिखावे में। हमें अपनी दौलत का दिखावा करने के बजाय अपने ज्ञान और बुद्धि का प्रदर्शन करना चाहिए। कहानी 5। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन रात के समय अपने घर में आराम कर रहे थे। तभी उन्हें बाहर से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उन्होंने सोचा, कोई चोर तो नहीं है। लेकिन फिर मुल्ला हंसते हुए बोले, अगर चोर भी है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे पास चुराने लायक कुछ है ही नहीं। फिर भी नसीरुद्दीन की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने तय किया कि वे चोर को सबक सिखाएंगे। मुल्ला चुपचाप घर के अंदर एक कोने में छिप गए और देखते रहे कि चोर क्या करता है। कुछ ही देर में एक आदमी घर के अंदर घुस आया और इधर-उधर कुछ तलाशने लगा। मुल्ला ने चुपचाप उसे देखने का नाटक किया और इंतजार करने लगे कि चोर क्या करेगा। चोर ने घर के कोने कोने को खोजा, लेकिन उसे कुछ भी कीमती नहीं मिला। अंत में उसने मुल्ला नसीरुद्दीन का पुराना कोट उठाया और चलने लगा। मुल्ला ने यह देखकर कहा, अरे भाई, रुक जाओ। अगर तुम्हें मेरा कोट चाहिए तो इसे क्यों लेकर जा रहे हो? मैं तुम्हें खुद ही इसे दे देता हूँ। चोर हैरान रह गया, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि मुल्ला खुद आकर उसे कोट दे देंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हुई जब मुल्ला ने कहा, देखो, तुम मेरे घर आए हो और कुछ लेकर ही जाना चाहते हो तो कोट के साथ यह पुरानी टोपी भी ले जाओ। क्या फायदा सिर्फ कोट लेकर जाने का? चोर थोड़ा घबराया, लेकिन मुल्ला की बात सुनकर उसने टोपी भी ले ली। मुल्ला ने फिर कहा, और हाँ, अगर तुम्हें और कुछ चाहिए तो बता दो, मैं भी मदद कर सकता हूँ। घर में बस यही चीजें बची हैं, इन्हें भी ले जाओ। अब चोर पूरी तरह से असमंजस में था। उसने सोचा, यह आदमी मुझे खुद सब कुछ दे रहा है। आखिर ये क्या चाल चल रहा है? चोर डर गया कि कहीं मुल्ला की इस उदारता के पीछे कोई योजना न हो। उसने सब कुछ वहीं छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोले, देखा, चोर को लूटकर ही भगा दिया। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी चतुराई और सकारात्मकता से बड़ी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमानी से चोर को बिना लड़ाई के हरा दिया। कहानी 6। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहे थे। गर्मी बहुत तेज थी और मुल्ला धीरे धीरे अपने गधे को हाँक रहे थे। रास्ते में कुछ लोग खड़े होकर मुल्ला को देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मुल्ला, तुम कितने बेरहम हो। तुम गधे पर आराम से बैठे हो और बेचारा गधा तुम्हारा वजन उठा रहा है। तुम्हें खुद चलना चाहिए और गधे को आराम करने देना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, शायद ये लोग सही कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने गधे से उतरकर खुद चलने का फैसला किया और गधे की लगाम पकड़कर चलने लगे। थोड़ी ही दूर चलने पर कुछ और लोग उन्हें देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मुल्ला, तुम कितने मूर्ख हो। गधा तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी तुम खुद पैदल चल रहे हो। इस गधे पर बैठने के लिए ही तो इसका इस्तेमाल होता है। मुल्ला ने सोचा, अब ये लोग सही कह रहे हैं। उन्होंने फिर से गधे पर बैठने का फैसला किया।
लेकिन इस बार उन्होंने अपने गधे के कान के पास थोड़ी थपकी दी और फिर से आगे बढ़े। कुछ और दूर जाने पर फिर से कुछ लोग खड़े मिले। उन्होंने मुल्ला को देखकर कहा, मुल्ला, तुम्हारे जैसा निर्दयी व्यक्ति तो हमने कभी नहीं देखा। इस बेगुनाह गधे को क्यों तकलीफ दे रहे हो? तुम बैठ गए और इस बेबस गधे को पैदल चलने दे रहे हो। मुल्ला फिर उलझन में पड़ गए। अब मैं क्या करूं, उन्होंने सोचा। फिर उन्होंने फैसला किया कि वे और उनका गधा दोनों पैदल चलेंगे ताकि किसी को कोई शिकायत न हो। इस बार मुल्ला और गधा दोनों पैदल चलने लगे। लेकिन जब वे बाजार पहुंचे तो फिर से कुछ लोगों ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम और तुम्हारा गधा दोनों पैदल चल रहे हो। तुम दोनों ही मूर्ख लग रहे हो। गधे पर बैठने के लिए ही तो उसका इस्तेमाल होता है। मुल्ला ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चाहे मैं गधे पर बैठूं, चाहे पैदल चलूं या गधा चले, दुनिया की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। हर किसी की राय अलग होती है और मैं सबकी सुनने लगूं तो मैं कभी सही फैसला नहीं कर पाऊंगा। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुनिया में हर किसी की राय को खुश करना असंभव है। हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो और जिससे हम संतुष्ट हों, क्योंकि सभी की राय पर चलना हमेशा संभव नहीं होता। मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी उनकी चतुराई और जीवन की गहरी समझ को दिखाती है और हमें बताती है कि जीवन में हमेशा अपनी अंतरात्मा की सुननी चाहिए, न कि हर किसी की राय पर ध्यान देना चाहिए। कहानी 7। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन एक यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने सोचा कि एक अच्छे दरवाजे पर जाकर आराम करना चाहिए। उन्होंने एक गांव में एक घर देखा और दरवाजा खटखटाया। एक आदमी ने दरवाजा खोला। मुल्ला, आदमी ने कहा, क्या आप यहाँ आराम करने के लिए आए हैं? हाँ, मुल्ला ने उत्तर दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल, आइए, आदमी ने कहा। मुल्ला अंदर गया और कुछ देर आराम करने के बाद उसने कहा, मेरे जूते बाहर हैं। क्या मैं उन्हें अंदर ला सकता हूँ? आदमी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन जूते यहाँ अंदर मत लाना। उन्हें बाहर ही छोड़ दो। उन्हें चूहों से खतरा हो सकता है। मुल्ला ने सोचा और जूतों को बाहर छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद उसने सोचा, अगर चूहे मेरे जूतों को चुरा लें तो मैं क्या करूँगा? इस चिंता में मुल्ला उठकर बाहर गया और देखा कि उसका एक जूता गायब है। उसे समझ में आया कि सच में चूहों ने उसके जूते चुरा लिए हैं। वह तुरंत अंदर आया और आदमी से कहा, आपने कहा था कि जूतों को बाहर छोड़ना चाहिए, लेकिन अब मेरा एक जूता गायब हो गया है। आदमी हंसते हुए बोला, मैंने तो आपको चेतावनी दी थी। अब आप क्या कर सकते हैं? मुल्ला ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने एक विचार किया और बोला, आप सही कह रहे हैं। मैं जूते को ढूंढने के लिए अपने दूसरे जूते को भी छोड़ दूंगा। शायद दूसरा जूता भी गायब हो जाए और फिर मैं समझ पाऊंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आदमी ने उसे रोका, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम दोनों जूते खो दोगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। यही तो मैं करना चाहता हूँ। अगर मेरे पास एक ही जूता होगा तो मैं इसे हर जगह ले जाऊंगा और कभी भी नहीं भूलूंगा कि मुझे उन्हें सुरक्षित रखना है। आदमी समझ गया कि मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा अपनी बुद्धिमानी और हास्य के जरिए समस्या को सुलझाने का एक नया तरीका निकालते हैं। उसने मुल्ला से कहा, ठीक है, ठीक है। तुम अपने दूसरे जूते को वापस ले आओ। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने जूतों को हर बार अंदर ही रखो ताकि तुम्हें भविष्य में कोई समस्या न हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा कि हमें अपने सामान की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी थोड़ी हास्य की भी जरूरत होती है।
सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्या के समय में हंसी और बुद्धिमानी से काम लेना हमेशा फायदेमंद होता है। हमें अपने सामान और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हमें हंसने और जीवन का मजा लेने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के मेले में गया। वहां उसने एक खूबसूरत बकरी देखी। वह बकरी इतनी प्यारी थी कि मुल्ला ने उसे खरीदने का फैसला किया। उसने अपने सारे पैसे दिए और बकरी को घर ले आया। जब वह घर पहुंचा तो उसके पड़ोसी ने बकरी को देखा और कहा, मुल्ला, तुमने यह बकरी क्यों खरीदी? तुम्हारे पास पहले से ही एक बकरी थी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह बकरी बहुत अलग है। यह बकरी ज्यादा दूध देती है। पड़ोसी ने कहा, लेकिन तुम अपनी पुरानी बकरी को कैसे छोड़ सकते हो? मुल्ला ने जवाब दिया, मैंने पुरानी बकरी को एक नई बकरी से बदलने का फैसला किया है। अब मैं दोनों बकरियों का ध्यान रखूंगा और उनसे अधिक दूध प्राप्त करूंगा। लेकिन समय बीतने के साथ मुल्ला ने देखा कि नई बकरी दूध देने में उतनी अच्छी नहीं थी। उसने सोचा, मैंने अपना पैसा बर्बाद किया है। अब मैं क्या करूं? फिर उसने एक योजना बनाई। वह अपनी पुरानी बकरी को फिर से बाहर लेकर गया और बकरी की आवाज निकालते हुए कहा, मेरे प्यारे बकरी, अब तुम वापस आ जाओ। तुम सबसे अच्छी हो। पुरानी बकरी ने मुल्ला की आवाज सुनकर उसे पहचान लिया और उसके पास दौड़कर आई। मुल्ला ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। कुछ दिन बाद पड़ोसी ने देखा कि मुल्ला अब अपनी पुरानी बकरी के साथ ज्यादा समय बिता रहा है। उसने पूछा, मुल्ला, तुमने नई बकरी के बारे में क्या किया? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने समझ लिया है कि सबसे अच्छा वही है जो हमारे पास पहले से है। हमें हमेशा नई चीजों की तलाश नहीं करनी चाहिए, कभी कभी पुरानी चीजें ही सबसे अच्छी होती हैं। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने पुरानी चीजों की कदर करनी चाहिए। नई चीजें हमेशा बेहतर नहीं होती, असली मूल्य उस चीज में होता है जो पहले से हमारे पास है। कहानी 8। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उनके दोस्त इब्राहिम अपने दरवाजे की मरम्मत करवा रहा था। इब्राहिम बहुत परेशान था क्योंकि दरवाजा बार बार बंद नहीं हो रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इब्राहिम से पूछा, क्या हुआ भाई? तुम इतने चिंतित क्यों हो? इब्राहिम ने कहा, मुल्ला, मेरा दरवाजा ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह खुलता ही नहीं और अगर खुलता है तो ठीक से बंद भी नहीं होता। मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उन्होंने इब्राहिम के दरवाजे की जांच की और कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम्हारे दरवाजे में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे ठीक करने के लिए तुम्हें एक नया दरवाजा खरीदना होगा। इब्राहिम ने हैरानी से पूछा, नया दरवाजा? लेकिन यह तो बहुत महंगा पड़ेगा। क्या कोई और तरीका नहीं है? मुल्ला ने सोचा और कहा, हाँ, एक और तरीका है। तुम दरवाजे के पास एक बड़ी सी तख्ती लगा दो और उस पर लिख दो, यह दरवाजा हमेशा खुला रहता है। इब्राहिम ने हंसते हुए कहा, यह तो अजीब लगेगा। लोग क्या सोचेंगे? मुल्ला ने उत्तर दिया, लोग यह सोचेंगे कि तुम्हारा दरवाजा तो हमेशा खुला है, लेकिन असलियत में यह बंद ही है। कुछ समय बाद मुल्ला ने एक तख्ती बनाई और उसे इब्राहिम के दरवाजे पर लगा दिया। दरवाजे पर लिखा था, यह दरवाजा हमेशा खुला रहता है। गांव वाले यह देखकर हंस पड़े। इब्राहिम का दरवाजा अब सही से बंद नहीं होता था, लेकिन तख्ती ने सबको यह विश्वास दिला दिया कि दरवाजा हमेशा खुला है।
कुछ दिनों बाद इब्राहिम ने देखा कि लोग दरवाजे के पास आकर हंस रहे हैं और उसके दरवाजे की बात कर रहे हैं। यह देखकर उसे अच्छा लगा। एक दिन गांव के एक अमीर व्यक्ति ने इब्राहिम से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम कितने चतुर हो। तुमने अपने दरवाजे की समस्या का बड़ा ही मजेदार हल निकाला है। इब्राहिम ने कहा, हाँ, मुल्ला की बुद्धि तो अद्भुत है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, देखो, जब दरवाजा खुला है तो उसे बंद करने की चिंता क्यों करनी। लोगों को हंसाने से बेहतर कोई काम नहीं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समस्याओं का समाधान हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी हमें चतुराई और हास्य का सहारा लेना पड़ता है। एक और दिलचस्प कहानी है जिसमें मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चतुराई से एक कठिन परिस्थिति से बाहर निकलते हैं। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसकी मेहनत का कोई फल नहीं निकल रहा था। मुल्ला ने उससे पूछा, भाई, तुम इतने मेहनती हो, फिर भी तुम्हारे खेत में फसल क्यों नहीं उग रही। आदमी ने कहा, मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी फसल नहीं हो रही। मुल्ला ने एक योजना बनाई। उन्होंने आदमी से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम अपने खेत में कुछ नया करने को तैयार हो। आदमी ने सहमति जताई। मुल्ला ने उसे बताया कि वह एक विशेष बीज लाएंगे जो बहुत जल्दी उग जाएगा। आदमी खुश हुआ और उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। मुल्ला ने कुछ दिन बाद गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह एक जादुई बीज लाए हैं। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, जादुई बीज, वह कैसे। मुल्ला ने कहा, यह बीज जादुई है और अगर तुम इसे लगाओगे तो फसल बहुत जल्दी आएगी। बच्चों ने तुरंत खेत में बीज लगाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बच्चे खेत में दौड़ते हुए आए और कहा, मुल्ला, फसल आ गई है। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अब तुम सब इस फसल का आनंद लो। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल उस आदमी की मदद की, बल्कि गांव के बच्चों को भी मेहनत का महत्व सिखाया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी चतुराई और थोड़ा हास्य किसी समस्या का बेहतरीन हल हो सकता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी 9। मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक गधा था जिसका नाम वह गधू रखता था। गधू नसीरुद्दीन का सबसे अच्छा दोस्त था। वह उसे बाजार में सामान लाने और खेत में काम करने में मदद करता था। लेकिन गधू कुछ खास ही था। वह हमेशा किसी न किसी नई मुसीबत में फंस जाता था। एक दिन मुल्ला ने सोचा कि क्यों न वह गधू को शहर ले जाकर कुछ नई चीजें दिखाए। वह गधू को लेकर शहर गया। शहर में पहुंचते ही उसने देखा कि बहुत सारे लोग थे और हर जगह चहल पहल थी। नसीरुद्दीन ने गधू से कहा, देखो गधू, यहाँ सब कितने व्यस्त हैं। तभी एक आदमी ने गधू को देखकर कहा, अरे, यह गधा तो बहुत सुंदर है। क्या आप इसे बेचने का सोच रहे हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, यह मेरा प्यारा गधा है। मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। लेकिन जब वह बाजार में घूमने लगा तो उसे एक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं गधू को बेच दूं तो मैं कुछ पैसे कमा सकता हूं, इसलिए उसने तय किया कि वह गधू को बेचने की कोशिश करेगा। गधे की चालाकी। मुल्ला ने गधू को एक व्यापारी को दिखाया। व्यापारी ने गधू को देखकर कहा, यह गधा तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह थोड़ा आलसी लगता है। मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, यह आलसी नहीं है, यह बस थका हुआ है। अगर आप इसे खरीदेंगे तो यह बहुत मेहनती होगा। व्यापारी ने गधू को खरीदने का सोचा,
लेकिन उसने मुल्ला से एक सवाल किया, क्या यह दौड़ सकता है? मुल्ला ने उत्तर दिया, बिल्कुल यह दौड़ सकता है, लेकिन केवल तभी जब इसे एक अच्छा इनाम दिया जाए। व्यापारी ने गधों को खरीदने का मन बना लिया, लेकिन उसने मुल्ला से कहा, ठीक है, मैं इसे खरीदता हूँ, लेकिन पहले इसे दौड़ाना होगा। दौड़ की तैयारी। अब मुल्ला को गधों को दौड़ाने का एक तरीका निकालना था। उसने गधे के लिए एक बड़ा गाजर खरीदा और कहा, गधू देखो, तुम्हारे लिए एक बड़ा इनाम। गधू ने गाजर को देखते ही दौड़ना शुरू कर दिया। सभी लोग हंसने लगे। मुल्ला ने व्यापारी को बताया, देखिए यह कितना तेज दौड़ता है। व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ और उसने गधू को खरीद लिया। अब मुल्ला ने सोचा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। मुल्ला की चालाकी। लेकिन जब व्यापारी ने गधू को अपने पास रखा तो वह गधा फिर से आलसी हो गया। व्यापारी को समझ में आया कि वह एक चालाकी में फंस गया है। उसने मुल्ला को बुलाया और कहा, यह गधा तो आलसी है। मैंने तुम्हें पैसे दिए, लेकिन यह तो कुछ नहीं कर रहा। मुल्ला ने कहा, आपने इसे दौड़ाने की बात की थी, लेकिन आप इसे ठीक से ट्रेन नहीं कर रहे हैं। व्यापारी को समझ में आया कि मुल्ला ने उसे बेवकूफ बनाया है। उसने गधे को वापस करने का फैसला किया। गधे का वापसी। मुल्ला ने गधों को वापस लिया और उसे कहा, देखो तुमने एक और चालाकी से मुझे अमीर बना दिया। गधू ने मुड़कर उसे देखा और जैसे ही मुल्ला ने उसे फिर से अपने पास रखा, वह फिर से आलसी हो गया। मुल्ला ने कहा, ठीक है, तुम आलसी रहो, लेकिन अब हम साथ में और भी मजेदार चीजें करेंगे। सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी से कभी कभी लाभ होता है, लेकिन सच्चाई और मेहनत ही असली मूल्य है। गधा चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, मेहनत और ईमानदारी की कीमत को समझता है। मुल्ला नसीरुद्दीन और गधू की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाएं और दूसरों को धोखा देने से बचें। कहानी 10। एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाहर एक छोटे से राज्य में रहते थे। उस राज्य का राजा अपनी प्रजा पर बहुत सख्त था, लेकिन एक बात अच्छी थी कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। राजा अक्सर मुल्ला को अपने दरबार में बुलाता और उनसे अलग अलग सवाल करता ताकि उसकी चतुराई और ज्ञान की परीक्षा ले सके। एक दिन राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया और कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हो। आज मैं तुमसे कुछ मुश्किल सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दंड मिलेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन को चुनौती स्वीकार थी, इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, महाराज, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, कभी कभी सही उत्तर सुनकर खुद को संभालना मुश्किल हो सकता है। राजा ने कहा, ठीक है मुल्ला। तो पहला सवाल यह है, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर चीज क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन कुछ क्षण के लिए सोचने लगे, फिर उन्होंने जवाब दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर चीज समय है। समय के आगे कोई भी राजा, कोई भी सेना और कोई भी दौलत टिक नहीं सकती। समय सबको बदल देता है और यह ऐसा खजाना है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। राजा मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा उत्तर मुल्ला। अब मेरा दूसरा सवाल है, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? मुल्ला ने बिना देर किए उत्तर दिया, महाराज, सबसे तेज चीज विचार है। एक पल में आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं। आप किसी भी समय या स्थान के बारे में सोच सकते हैं।
विचार इतनी तेज होती है कि यह पलक झपकते ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकती है। राजा ने फिर सिर हिलाते हुए कहा, वाह मुल्ला, तुमने फिर सही जवाब दिया। अब सुनो मेरा तीसरा और सबसे मुश्किल सवाल, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? इस बार मुल्ला थोड़ी देर चुप रहे, फिर हंसते हुए बोले, महाराज, सबसे मीठी चीज वह होती है जिसे पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़े। यह चीज आपके दिल की गहराई से आती है, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह सच्ची खुशी हो। बिना मेहनत के कुछ भी मीठा नहीं हो सकता। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुल्ला, तुम्हारे जवाब हमेशा गहरे और विचारशील होते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी चतुराई में हरा नहीं सकता। लेकिन अब मैं तुम्हें एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, और अगर इसका जवाब तुमने सही दिया तो तुम्हें राजमहल में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा। मुल्ला ने कहा, पूछिए महाराज, मैं जवाब दूंगा। राजा ने गंभीरता से पूछा, मुल्ला, बताओ, मैं राजा क्यों हूँ और तुम एक साधारण आदमी क्यों हो? मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और फिर बहुत सहजता से मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, इसका जवाब बड़ा सीधा है। मैं साधारण इसलिए हूँ क्योंकि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, और आप राजा इसलिए हैं क्योंकि आप हमेशा वही सुनना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे। अगर मैंने भी वही कहना शुरू कर दिया जो आपको पसंद हो तो मैं भी राजा हो सकता हूँ। राजा कुछ देर तक मुल्ला नसीरुद्दीन की ओर देखता रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। मुल्ला, तुमने फिर से मुझे परास्त कर दिया। तुम सच में इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। राजा ने मुल्ला को इनाम दिया और दरबार में मौजूद सभी लोग मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता पर हैरान रह गए। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली बुद्धिमत्ता सत्य बोलने और सही समय पर सही बात कहने में है। कहानी 11। एक बार की बात है, नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने गधे को एक बाग में घुसे हुए गाजर के खेत से निकालने की कोशिश कर रहा है। गधा उन गाजरों को खाने में इतना मग्न था कि वह बाहर निकलने को तैयार नहीं था। वह आदमी बहुत परेशान हो गया और शोर मचाने लगा। तभी नसीरुद्दीन वहां पहुंचे। उन्होंने आदमी की समस्या को समझा और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, मुझे बताओ, तुम्हारा गधा इस बाग में क्यों घुसा है? आदमी बोला, साहब, यह गधा गाजर खाने आया है। मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह बाहर नहीं आ रहा। नसीरुद्दीन ने सोचा और फिर कहा, क्यों न हम कुछ गाजर बाहर फेंक दें? इससे गधा बाहर आ जाएगा। आदमी ने यह विचार स्वीकार किया और उन्होंने कुछ गाजर बाहर फेंके। गधा तुरंत बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, वह गाजर को छोड़कर भाग गया। गधे को भागते हुए देखकर आदमी हैरान रह गया और नसीरुद्दीन से पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? उसने तो गाजर का ध्यान भी नहीं दिया। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, भाई, कभी कभी बुद्धिमानी का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उस चीज का ध्यान आकर्षित करें जो किसी को चाहिए। जब गधे को यह पता चला कि उसे बाहर आने का कोई मौका मिल रहा है, तो उसने अपनी इच्छा को पीछे छोड़ दिया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी से काम लेने पर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। कभी कभी लोगों की इच्छाओं को समझकर ही उन्हें सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। खोजा कहीं आने जाने के लिए हमेशा अपने गधे का ही इस्तेमाल करता था। खेती किसानी के लिए उसने 2 बैल भी रखे हुए थे। एक दिन हुआ यह कि खोजा के एक बैल पर एक सेठ के बैल ने हमला कर दिया। खोजा के बैल ने सेठ के बैल को बहुत रोका, लेकिन जाने किस बात पर गुस्साए बैल ने सींग मार मार कर खोजा के बैल को मार डाला। खोजा के तो जैसे अपने बैल के साथ ही प्राण निकल गए। बिना 2 बैलों के खेती नहीं हो सकती थी,
और फिर दूसरा बैल खरीदने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। जिस बैल ने खोजा के बैल की हत्या की थी, खोजा ने उस बैल के मालिक से कहा कि या तो वह उसे एक बैल खरीद कर दे या फिर कुछ दिनों के लिए अपना बैल उधार दे दे, जिससे कि खोजा अपने खेत जोत सके। सेठ ने खोजा की एक भी बात मानने से इनकार कर दिया। तब खोजा इंसाफ मांगने के लिए काजी के पास गया। काजी ने बड़े ध्यान से खोजा की दलीलें सुनी, उसे भरोसा दिलाया कि उसकी अदालत में खोजा को इंसाफ मिलेगा। काजी ने सेठ को तलब किया। सेठ की दलीलें सुनने के समय खोजा को अदालत से बाहर रहने को कहा गया। खोजा का माथा तो ठनका, फिर भी वह काजी की हिदायत को मानते हुए अदालत से बाहर चला गया। इधर खोजा बाहर गया, उधर सेठ ने काजी को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। जब सेठ की गवाही पूरी हो गई तब काजी ने फिर से खोजा को तलब किया। खोजा तो अदालत के बाहर बैठा इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत अदालत में हाजिर हो गया। खोजा के आते ही काजी बोला, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि खोजा को मुआवजे के तौर पर 10 रुपए देने होंगे। खोजा हैरान, एक तो उसी का बैल मरा, सेठ के बैल ने बेवजह उसके बैल पर हमला किया और उसके प्राण लेकर ही हटा, इस पर काजी उसी पर जुर्माना कर रहा है। मायूस होकर खोजा ने कहा, पर काजी साहब, यह तो बताइए कि मेरा ही बैल मरा और अब मुझे ही मुआवजा देना पड़ रहा है। काजी बोला, सेठ जी के बैल ने तुम्हारे बैल को मारने के लिए काफी ताकत लगाई, 10 रुपए उसका मेहनताना है। काजी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि खोजा ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, काजी साहब, आपके मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए मुझे काफी ताकत लगानी पड़ी है। मेहनताने के तौर पर आप उस सेठ को दे दीजिए। कहानी एक बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य के एक बुद्धिमान और हंसमुख व्यक्ति का नाम नसीरुद्दीन था। नसीरुद्दीन का जीवन राजा के दरबार में बीतता था, जहां वे अक्सर राज दरबारियों को अपनी चतुराई और मजाकिया अंदाज से हंसाते थे। उनका मस्तमौला स्वभाव सभी को आकर्षित करता था, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता की वजह से राजा भी उनका बहुत आदर करते थे। राजा एक गंभीर और विचारशील व्यक्ति थे, लेकिन वे अक्सर नसीरुद्दीन की बातों को हल्के में लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नसीरुद्दीन ज्यादा गंभीर नहीं होते। एक दिन राजा ने नसीरुद्दीन को दरबार में बुलाया और उन्हें एक चुनौती दी। नसीरुद्दीन, राजा ने गंभीर होकर कहा, मैं तुम्हारी चतुराई का सम्मान करता हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने 4 सवाल रखता हूँ। अगर तुम इन सवालों के सही उत्तर दे पाओ तो तुम्हें राज्य के सबसे बड़े पुरस्कार से नवाजा जाएगा। लेकिन यदि तुम इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। नसीरुद्दीन ने राजा की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, आप मुझे चुनौती दे रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि चुनौती का स्वागत करना चाहिए। मैं तैयार हूं। राजा ने पहला सवाल पूछा। सवाल 1, जो चीज हमारे पास हो फिर भी हमें कभी दिखाई न दे वह क्या है? नसीरुद्दीन ने थोड़ा सोचा, फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह ध्वनि है राजा साहब। हम इसे सुनते हैं लेकिन कभी देख नहीं पाते। राजा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम सही हो, यह जवाब बिल्कुल सही है। फिर राजा ने दूसरा सवाल पूछा। सवाल 2, क्या ऐसा कुछ है जो जितना ज्यादा लिया जाए उतना ही बढ़ता जाए? नसीरुद्दीन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह ज्ञान है राजा साहब। जब आप ज्ञान को लेते हैं वह बढ़ता जाता है। राजा ने नसीरुद्दीन की ओर देखा और कहा, यह भी सही है। तुम एकदम सही उत्तर दे रहे हो। अब राजा ने तीसरा सवाल पूछा। सवाल 3, क्या ऐसा कुछ है जो बिना खर्च किए पाया जा सके?
नसीरुद्दीन ने एक बार फिर से विचार किया और कहा, यह समय है राजा साहब। समय कभी भी मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन इसका सही उपयोग ही इसे मूल्यवान बनाता है। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता को सराहा और कहा, यह उत्तर भी सही है, लेकिन तुम्हें चौथा सवाल और कठिन होगा। फिर राजा ने चौथा सवाल पूछा। सवाल 4। क्या ऐसा कुछ है जो किसी के पास हो, लेकिन किसी और के लिए भी वह पूरी तरह से बेकार हो? नसीरुद्दीन ने सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारा कल है राजा साहब। कल हमारे पास होता है, लेकिन यह कभी किसी और के लिए काम नहीं आता। राजा कुछ देर चुप रहे। उन्हें लगा कि नसीरुद्दीन ने चारों सवालों के जवाब बहुत ही सहजता और बुद्धिमानी से दिए थे। राजा की आंखों में एक चमक थी, क्योंकि वह समझ गए थे कि नसीरुद्दीन सिर्फ एक हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि एक गहरी सोच रखने वाले व्यक्ति भी हैं। राजा ने अंत में कहा, नसीरुद्दीन, तुमने इन 4 सवालों के उत्तर दे दिए, और मुझे यह देखकर गर्व महसूस हो रहा है कि तुमने मेरी परीक्षा को इतनी सहजता से पास किया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई को देखकर मुझे यह समझ में आता है कि तुम इस राज्य के सबसे योग्य व्यक्ति हो। मैं तुम्हें एक बड़ा पुरस्कार देने का वादा करता हूँ। नसीरुद्दीन ने राजा की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, राजा साहब, मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि आप मुझे अपना मित्र मानते हैं। यह पुरस्कार सबसे ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि यह हमें जीवन में सच्ची खुशी और संतोष देता है। राजा हंसे और नसीरुद्दीन की बातों को सराहा। उन्होंने नसीरुद्दीन को अपना प्रिय मंत्री नियुक्त किया और राज्य में कई सुधार किए, ताकि हर व्यक्ति को अपना अधिकार मिल सके। नसीरुद्दीन ने राजा के साथ मिलकर राज्य में खुशहाली और समृद्धि का वातावरण बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबों से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभवों से भी आती है। नसीरुद्दीन की तरह हमें हर स्थिति को समझने और सीखने की क्षमता रखनी चाहिए, चाहे वह कोई भी सवाल हो। कहानी 2। एक छोटे से शहर में एक व्यापारी अपने व्यापार में खूब नाम कमा रहा था। उसका नाम था शमशेर। वह हमेशा अपने व्यापारिक कौशल और बुद्धिमत्ता का ढिंढोरा पीटता रहता था। उसकी दुकान शहर के मुख्य बाजार में थी, और वह रोज नए नए व्यापारिक युक्तियों और चालों के बारे में बात करता रहता था। शमशेर ने अपने व्यापार में बहुत सारे पैसे कमाए थे, लेकिन वह हमेशा इस बात पर गर्व महसूस करता था कि उसकी समझदारी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। एक दिन शमशेर ने शहर में आकर यह घोषणा की कि वह अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक दिमाग वाले व्यक्ति बन चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसी तकनीकें हैं जिनके बिना कोई व्यापारी सफल नहीं हो सकता। हर कोई उनका अनुसरण करे, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई थी और उनके अनुभव से वे आसानी से अमीर हो सकते थे। शहर वाले इस व्यापारी के बारे में सुनकर कुछ चौंके, कुछ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन कुछ लोग उसकी बातों को मजाक भी समझ रहे थे। इसी बीच मुल्ला नसीरुद्दीन, जो शहर में अपनी मस्ती के लिए जाने जाते थे, ने यह खबर सुनी और वह शमशेर से मिलने का मन बना लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन बाजार में घूमते हुए शमशेर की दुकान पर पहुंचे। शमशेर ने उन्हें देखा और बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, मुल्ला साहब, आपने सुना है ना मेरी व्यापारिक सफलता के बारे में? अगर आप भी मेरे मार्गदर्शन में काम करें तो आप भी बहुत बड़े व्यापारी बन सकते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, अरे सचमुच? तो क्या तुम मुझे कुछ ऐसा सिखाओगे जिससे मैं भी तेरी तरह अमीर बन जाऊं? शमशेर ने गर्व से सिर झुकाया और कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें वो सब सिखा सकता हूं। मेरी सफलता का राज है मेरी समझदारी और व्यापार की निपुणता। तुम्हें बस मेरे जैसा सोचने की जरूरत है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा,
तो फिर मुझे यह समझाओ कि क्या तुम्हारी ये व्यापारिक युक्तियां सचमुच किसी काम की हैं? शमशेर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मुला, सबसे पहली बात यह है कि व्यापार में निवेश बहुत जरूरी है। अगर तुम बिना निवेश के कुछ भी शुरू करोगे तो तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। इसके बाद तुम्हें हमेशा अपने ग्राहक को खुश रखना चाहिए ताकि वे बार बार तुम्हारे पास आएं और तुमसे खरीदारी करें। मुला नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया और पूछा, तो फिर तुम्हारे पास क्या ऐसा राज है जो बाकी सब व्यापारी नहीं जानते? शमशेर ने अपनी आंखें चमकते हुए कहा, यह तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। व्यापार के लिए मेरे पास एक खास तकनीक है जो मैं सिर्फ चुने हुए लोगों को बताता हूँ। यह तकनीक है, व्यापार में बड़ी कीमत से शुरुआत करो और फिर धीरे धीरे कीमत कम करते जाओ। इससे ग्राहक हमेशा उत्सुक रहते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई बड़ा सौदा मिल रहा है। मुला नसीरुद्दीन ने तसल्ली से सुना और फिर एक लंबी सांस ली। तो तुम यह कह रहे हो कि शुरुआत में कीमत बड़ी रखो और बाद में उसे घटाते जाओ? हाँ बिल्कुल, शमशेर ने गर्व से कहा। यह वही तरीका है जिससे मैं बहुत पैसे कमाता हूँ। इससे ग्राहक को लगता है कि वह बड़ा फायदा उठा रहा है। मुला नसीरुद्दीन ने शमशेर की बातों को सुना और फिर एक चाल चली। उन्होंने शमशेर से कहा, वाह, यह तो बहुत ही शानदार तरीका है। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सही हो। लेकिन मुझे एक और बात समझाओ, अगर मुझे अपनी दुकान खोलनी हो तो मुझे किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए? शमशेर ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हें पहले बड़ी कीमत तय करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे उसे घटाना चाहिए। इस तरह तुम ग्राहक को आकर्षित कर सकोगे। मुला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ। अब तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारी सलाह से एक दिन तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा। अगले दिन मुला नसीरुद्दीन ने शहर के एक प्रमुख चौक पर एक स्टॉल लगाया और वहां पर एक बहुत महंगी चीज रख दी, एक छोटा सा पत्थर जिसे उसने बेहद महंगा घोषित किया। इस पत्थर की कीमत शमशेर के बताए गए तरीके से रखी गई थी, यानी बहुत अधिक। मुला नसीरुद्दीन ने यह पत्थर लोगों को दिखाते हुए कहा, यह वह पत्थर है जो आपको अमीर बना सकता है। इसकी कीमत बेहद अधिक है, लेकिन इसमें कोई न कोई खास बात होगी। लोग हैरान थे और शमशेर को भी यह देखकर आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में मुला नसीरुद्दीन ने पत्थर की कीमत को घटाना शुरू किया। पहले तो लोग इस महंगे पत्थर को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही मुला नसीरुद्दीन ने कीमत घटाई, लोग फिर से आकर्षित होने लगे। देखते ही देखते लोग एक के बाद एक उस पत्थर को खरीदने लगे। कुछ दिन बाद शमशेर ने देखा कि मुला नसीरुद्दीन की दुकान पर काफी भीड़ हो रही थी। उसकी दुकान पर कम ग्राहक आते थे, जबकि मुला नसीरुद्दीन की दुकान पर लोग आकर सामान खरीद रहे थे। शमशेर ने मुला नसीरुद्दीन के पास जाकर पूछा, तुमने जो तरीका अपनाया वह सचमुच काम कर रहा है? मुझे यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारे पास कोई खास चाल है। मुला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, शमशेर भाई, तुम्हारा तरीका सही था, लेकिन तुम्हारी समझ में यह नहीं आया कि ग्राहक की मानसिकता को कैसे समझना चाहिए। मैंने तुम्हारे तरीके को अपनाया, लेकिन इसे और भी बेहतर तरीके से पेश किया। मैंने महंगी चीज को दिखाया और फिर उसे सस्ती बना दिया, जिससे ग्राहकों को यह लगा कि उन्हें बड़ा फायदा मिल रहा है। निष्कर्ष, शमशेर समझ गया कि मुला नसीरुद्दीन ने उसे अपनी चाल से हराया। वह सीख चुका था कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि ग्राहकों को खुश रखने और उनके मनोविज्ञान को समझने की भी जरूरत है। मुला नसीरुद्दीन की यह कहानी यह सिखाती है कि बुद्धिमानी केवल किताबों और सिद्धांतों से नहीं आती, बल्कि सही समय और सही तरीके से उनका उपयोग करने से आती है।
इस तरह मुला नसीरुद्दीन ने शमशेर को यह समझाया कि व्यापार में केवल तर्क और चालाकी की बजाय ग्राहक की खुशी और समझदारी को महत्व देना चाहिए। कहानी 3। मुला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपने घर से बाहर आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों में हमेशा की तरह हल्की मुस्कान थी, जैसे वह किसी नई शरारत के बारे में सोच रहे हों। गांव में कुछ अजनबी लोग आए थे और उनका व्यवहार अजीब था। यह लोग अक्सर गांव के आसपास घूमते रहते और गांव वाले उन पर शक करते थे। एक दिन मुला नसीरुद्दीन ने सुना कि 3 अजनबी लोग रात के समय गांव के पास वाले खेत में बकरियां चुराने की योजना बना रहे हैं। गांव के लोग घबराए हुए थे, क्योंकि बकरियां उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। मुला ने सोचा कि यह काम केवल उनकी समझदारी से ही हल हो सकता है, और वह बिना किसी देरी के इस मामले को सुलझाने की ठान बैठे। 3 चोरों की योजना बहुत साधारण थी। वे रात के समय चुपके से गांव के बकरियों के बाड़े में घुसने वाले थे और उन बकरियों को लेकर जंगल में छिप जाने वाले थे। उनका मानना था कि रात का अंधेरा उनकी मदद करेगा और कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा। लेकिन मुला नसीरुद्दीन की सूझबूझ से उनका यह ख्वाब चकनाचूर होने वाला था। मुला नसीरुद्दीन को यह पता था कि चोरों के पास कोई खास योजना नहीं है, और उनका पूरा विश्वास रात के अंधेरे पर था। मुला ने तय किया कि वह चोरों को पकड़े बिना ही उनकी योजना को उलट देंगे। उन्होंने पहले गांव वालों से कहा कि वह एक विशेष नुस्खा तैयार कर रहे हैं, जो चोरों को पकड़ने में मदद करेगा। इसके लिए उन्हें पूरी रात जागते रहना होगा और चुपके से उनका पीछा करना होगा। मुला ने रात के समय चोरों को देख लिया। वे अपने बकरियों के बाड़े की तरफ बढ़ रहे थे। मुला चुपचाप उनके पीछे चलने लगे। वह जानते थे कि अगर वह सीधे तौर पर चोरों से टकराएंगे तो चोर किसी न किसी तरीके से बच निकलेंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि चोरों को किसी न किसी प्रकार से भ्रमित करना होगा। मुला नसीरुद्दीन ने चोरों के सामने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने अपने कपड़े उतारकर उन्हें बकरियों के ऊपर लपेट लिया और बकरियों की तरह चलने लगे। वह चोरों के बिल्कुल पास पहुंचे और फिर अचानक से बकरियों के जैसे आवाज करना शुरू किया। चोर यह देखकर घबराए और समझ नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। चोरों में से एक ने कहा, यह कौन बकरा है जो इतनी अजीब आवाज कर रहा है? दूसरे ने कहा, यह जरूर कोई चालाक बकरा है जो हमसे बचने की कोशिश कर रहा है। मुला नसीरुद्दीन ने अपनी चाल में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। अब चोरों को यह यकीन हो गया कि वह किसी बकरा के बजाय किसी इंसान के साथ सामना कर रहे हैं, लेकिन वह इतना घबराए हुए थे कि उनका ध्यान भटक चुका था। मुला नसीरुद्दीन ने चोरों को और भी उलझाने के लिए बकरियों की आवाज और भी जोर से की। इस पर चोरों ने समझा कि वे बकरियों के झुंड के बीच में फंसे हुए हैं। जब चोरों ने इस स्थिति को और अधिक गंभीरता से लिया तो मुला ने अचानक से चिल्लाकर गांव वालों को बुला लिया। गांव वाले दौड़ते हुए आए और चोरों को घेर लिया। चोरों को कोई रास्ता नहीं मिला और वे गिरफ्तार हो गए। कहानी का अंत। गांव वाले नसीरुद्दीन की चतुराई से बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। मुला नसीरुद्दीन ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, यह तो एक साधारण सी चाल थी, लेकिन अगर तुम लोग मेरे बिना नहीं समझ पाते तो क्या होता? इसके बाद मुला ने यह सलाह दी कि हमेशा किसी भी समस्या का समाधान समझदारी से किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे किए गए काम अक्सर परेशानी का कारण बन सकते हैं। गांव वाले मुला नसीरुद्दीन की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और यह कहानी उनके बीच मशहूर हो गई। लोग अब इस बात को समझ गए थे कि एक अच्छी सोच और चतुराई से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी समस्या का समाधान सिर्फ ताकत या गुस्से से नहीं मिल सकता, बल्कि समझदारी, चतुराई और सोच समझकर किए गए कामों से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपनी छोटी सी दुकान पर बैठे हुए थे। मुल्ला अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। लोग उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा बुलाते थे। उनकी एक खासियत थी कि वे हमेशा सादगी से जीते थे और उनकी बातों में हास्य का पुट होता था। गर्मियों की एक रात थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी दुकान से लौटकर घर आए और भोजन के बाद आंगन में लेट गए। चार चोर, जो आसपास के गांवों में चोरी करने के लिए कुख्यात थे, उस गांव में आए। उन चोरों ने सोचा कि मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में कुछ कीमती सामान जरूर होगा। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात के अंधेरे में चोरी करेंगे। चोरों ने मुल्ला के घर के पास जाकर धीरे धीरे उनके आंगन की दीवार लांघी। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो आधी नींद में थे, उनकी आहट सुनकर सतर्क हो गए। वे जानते थे कि ये लोग जरूर चोर हैं। लेकिन मुल्ला ने सोचा कि इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका चालाकी और बुद्धिमानी का होगा। मुल्ला ने तुरंत एक योजना बनाई। वे उठकर घर के अंदर गए और एक बड़ा सा थैला लेकर बाहर आए। उन्होंने चोरों की ओर देखा, जो एक कोने में छिपे हुए थे। मुल्ला ने जोर से कहा, हे भगवान! मेरे घर में जो ये सोने और चांदी के सिक्के हैं, मुझे इन्हें कहीं छिपाना होगा। इन दिनों गांव में चोरों का बहुत डर है। चोरों ने यह सुना और उत्साहित हो गए। वे सोचने लगे कि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जरूर बहुत धन है। मुल्ला ने उस थैले को अपने कंधे पर डाला और जोर जोर से बातें करते हुए गांव के बाहर की ओर चल दिए। चोरों ने आपस में इशारा किया और मुल्ला का पीछा करने लगे। मुल्ला एक छोटे से तालाब के पास पहुंचे और वहां रुक गए। उन्होंने थैले को तालाब के पानी में डालते हुए कहा, अब यह धन यहाँ सुरक्षित रहेगा। कोई इसे यहाँ से नहीं चुरा सकता। चोरों ने यह देखा और सोचा कि तालाब के अंदर जरूर खजाना छिपा है। जैसे ही मुल्ला वहां से चले गए, चोर तालाब की ओर भागे। उन्होंने आपस में बातचीत की और तय किया कि वे तालाब में तैरकर खजाना निकालेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि उनमें से किसी को तैरना नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि अगर वे तालाब में उतरेंगे तो डूब सकते हैं। चोरों ने एक और योजना बनाई। उन्होंने तालाब के पानी को बाल्टियों से निकालना शुरू किया। पूरी रात वे पानी निकालते रहे, लेकिन तालाब का पानी कम ही नहीं हो रहा था। सुबह हुई तो गांव के लोग तालाब के पास आए और चारों चोरों को वहां मेहनत करता हुआ देखा। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, तो चोरों ने बताया कि वे तालाब से खजाना निकाल रहे हैं। यह सुनकर लोग हंसने लगे। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन वहां पहुंचे और बोले, अरे भाई, खजाना तो मैं निकालकर पहले ही बेच चुका हूं। तुम लोग तो बस पानी निकाल रहे हो। यह सुनकर चोरों के होश उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि मुल्ला ने उनकी मूर्खता का मजाक बनाया है। चोरों ने शर्मिंदा होकर गांव छोड़ दिया और मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की कहानी दूर दूर तक फैल गई। मुल्ला ने गांव वालों को समझाया कि सबसे बड़ा खजाना बुद्धिमानी और समझदारी है। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से चार मूर्ख चोरों को सबक सिखाया। कहानी 5। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन नामक एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति रहता था। उसकी लोकप्रियता गांव से बाहर तक फैली हुई थी। लोग उसे अपनी समस्याओं का हल पूछने के लिए दूर दूर से आते थे। मुल्ला नसीरुद्दीन का एक अद्भुत गुण था।
वह हर सवाल का ऐसा मजेदार और चतुराई भरा जवाब देता था कि लोग अक्सर चौंक जाते थे और उसकी बातों पर विचार करते रहते थे। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था और उसे मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में खबर मिली। राजा के मन में मुल्ला के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, क्योंकि वह सुनता आ रहा था कि मुल्ला नसीरुद्दीन किसी भी सवाल का उत्तर बिना किसी तनाव के दे सकता था। राजा ने सोचा कि अगर वह मुल्ला नसीरुद्दीन को अपने दरबार में बुलाए तो वह उसे कुछ सवाल पूछेगा और देखेगा कि वह किस तरह से जवाब देता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन को मेरे दरबार में लाओ, मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया और मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा के दरबार में बुला लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन बड़ी धैर्य से दरबार में आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने मुस्कुराते हुए मुल्ला से कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुमसे 4 सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम सही जवाब दे सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़ी शांति से राजा की बात सुनी और कहा, राजा महोदय, मैं तैयार हूँ। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं है। राजा ने पहला सवाल पूछा, मुल्ला, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास न हो लेकिन फिर भी तुम्हारे पास है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बिना किसी हड़बड़ी के जवाब दिया, राजा महोदय, मेरे पास समय है, लेकिन वह मेरे पास नहीं है। समय हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन फिर भी हर कोई अपने जीवन में उसे अनुभव करता है। राजा इस जवाब से हैरान हुआ, क्योंकि यह सवाल एक दिमागी खेल की तरह था और मुल्ला का जवाब भी बिल्कुल सटीक था। राजा ने दूसरे सवाल का सामना किया। दूसरा सवाल था, मुल्ला, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ी ताकत क्या है जो किसी को भी हरा सकती है? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कराते हुए बोला, राजा महोदय, सबसे बड़ी ताकत है क्या? प्यार ही है जो किसी को भी जीत सकता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वह व्यक्ति आपके पास आता है और आपका विरोध नहीं कर सकता। प्यार दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत है। राजा को यह जवाब भी सही लगा। वह इस तरह के जवाबों से प्रभावित था और सोचने लगा कि मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग कितनी गहरी सोच से भरा हुआ है। राजा ने तीसरा सवाल पूछा, मुल्ला, अगर तुम कहीं खो जाओ तो तुम क्या करोगे? मुल्ला ने जवाब दिया, राजा महोदय, अगर मैं कहीं खो जाऊं तो मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि मैं वहीं हूं जहां मुझे होना चाहिए। और यदि मुझे लगता है कि मुझे खोया हुआ महसूस हो रहा है तो मैं अपनी यात्रा को फिर से शुरू करूंगा और सही रास्ते पर चलूंगा। खोने का डर सिर्फ मानसिक स्थिति है, असल में हम कभी नहीं खोते, बस अपनी दिशा को थोड़ा भूल सकते हैं। राजा फिर से मुल्ला की समझदारी पर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि क्या उसने कभी इस तरह से सोचा है। अब राजा ने चौथा और आखिरी सवाल पूछा, मुल्ला, तुम्हारे अनुसार जीवन का असली उद्देश्य क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, राजा महोदय, जीवन का असली उद्देश्य यह नहीं है कि हम कितनी दौलत जमा करें, कितने महल बनाएं या कितने युद्ध जीते। असली उद्देश्य है जीवन को प्रेम, समझदारी और दयालुता से जीना। जीवन का उद्देश्य है दूसरों की मदद करना, खुश रहना और जीवन के हर पल का आनंद लेना। जब हम इन मूल्यों के साथ जीते हैं तो जीवन अपने आप ही अर्थपूर्ण हो जाता है। राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन के उत्तरों को ध्यान से सुना और फिर उसे अपना इनाम देने के बजाय उसे एक प्रश्न पूछा, मुल्ला, तुमने सही उत्तर दिए हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इतने समझदार कैसे हो? मुल्ला नसीरुद्दीन हंसते हुए बोला, राजा महोदय, मैं समझदार नहीं हूँ। मैं बस जीवन के सरल और असली पहलुओं को समझने की कोशिश करता हूँ। मेरा मानना है कि जितना अधिक हम अपने दिल और दिमाग से खुलते हैं,
उतना अधिक हम जीवन के अर्थ को महसूस कर सकते हैं। राजा ने मुल्ला के शब्दों को गहरे में उतार लिया और उससे प्रेरित होकर उसने अपना शासन चलाने का तरीका बदलने का निर्णय लिया। वह अब पहले की तरह केवल अपनी शक्ति और संपत्ति पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि लोगों की भलाई और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगा। कहानी से सिख जीवन के सही अर्थ को समझना सिर्फ बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि दिल से भी महत्वपूर्ण है। कहानी 6। एक बार की बात है, फारस के एक बड़े राज्य में बादशाह का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में बादशाह की ख्याति थी कि वह अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु बादशाह को अपने दरबारियों और प्रजा से अपनी बुद्धिमत्ता को बार बार प्रमाणित करने में आनंद आता था। एक दिन बादशाह को किसी ने मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में बताया। कहा गया कि मुल्ला बहुत चतुर, हाजिर जवाब और मजाकिया व्यक्ति हैं। यह सुनकर बादशाह ने मुल्ला को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब मुल्ला नसीरुद्दीन बादशाह के दरबार में पहुंचे तो बादशाह ने उनका स्वागत किया और बोले, मुल्ला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं कि तुम बहुत चतुर और मजाकिया हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरी कठिन पहेलियों का उत्तर दे सकते हो या नहीं। मुल्ला मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, आप प्रश्न पूछिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पहली चुनौती, 3 चीजों का चुनाव। बादशाह ने एक सोने की थाली में 3 चीजें रखीं, एक चमचमाती हुई तलवार, एक ताज और एक रोटी। उन्होंने कहा, मुल्ला, बताओ इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है और क्यों? मुल्ला ने बिना देर किए जवाब दिया, जहां पनाह, यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति क्या है। यदि भूख लगी हो तो रोटी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि युद्ध का समय हो तो तलवार, और यदि राज्य चलाना हो तो ताज। परंतु यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें तो मैं रोटी को सबसे महत्वपूर्ण मानूंगा, क्योंकि भूख लगने पर न ताज काम आता है न तलवार। बादशाह मुस्कराए और बोले, बहुत बढ़िया, तुमने मेरे सवाल का सही उत्तर दिया। दूसरी चुनौती, सच्चाई और झूठ। फिर बादशाह ने मुल्ला को चुनौती दी, मुझे एक ऐसी बात कहो जो आधी सच्ची हो और आधी झूठ। मुल्ला ने थोड़ी देर सोचा और बोले, जहां पनाह, आप बुद्धिमान भी हैं और नहीं भी। यह सुनकर दरबार में ठहाके गूंज उठे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। यह जवाब वाकई अद्भुत है। तीसरी चुनौती, गूंगे का न्याय। अब बादशाह ने एक असली समस्या रखी। उन्होंने कहा, मुल्ला, यह आदमी गूंगा है और अपनी बात नहीं कह सकता। इसे किसी ने ठग लिया है, पर यह अपनी बात समझा नहीं पा रहा। तुम न्याय करके बताओ। मुल्ला ने गूंगे व्यक्ति को इशारों से बात करने का मौका दिया। उसने अपने हाव भाव से समझाया कि किसी ने उसके पास रखे पैसे चुरा लिए। मुल्ला ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, इनमें से किसी ने इसका पैसा लिया है। मैं इसे साबित करूंगा। उन्होंने दरबारियों से कहा कि हर कोई अपनी जेब से एक एक सिक्का निकालकर उन्हें दे। फिर उन्होंने उन सिक्कों को गूंगे व्यक्ति को दिखाया। जैसे ही उसने एक सिक्के को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। मुल्ला ने उस सिक्के को बादशाह को दिया और बोले, जहां पनाह, यह वही सिक्का है। चोर पकड़ा गया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुमने यह कैसे पहचाना? मुल्ला ने जवाब दिया, जहां पनाह, जब मैंने गूंगे को वह सिक्का दिखाया तो उसके चेहरे पर भाव स्पष्ट थे। उसकी खुशी ने सब कुछ बयां कर दिया। अंतिम चुनौती, सबसे बड़ा सत्य। बादशाह ने अंतिम सवाल पूछा, मुल्ला, यह बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मुल्ला ने हंसकर जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम सभी एक दिन मरेंगे। चाहे आप राजा हो या रंक,
यह सत्य सब पर लागू होता है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने उठकर मुल्ला को गले लगा लिया और कहा, मुल्ला, तुमने मुझे आज सिखाया कि जीवन में सच्चाई और सरलता से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं तुम्हें अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करता हूँ। नसीहत। इस प्रकार मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से न केवल बादशाह को प्रभावित किया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन के छोटे छोटे सत्य ही सबसे बड़े पाठ होते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि विवेक, सरलता और हाजिर जवाबी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 7। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे। उनकी मूंछों और लंबी चादर के साथ एक हास्यपूर्ण छवि थी और उनका ज्ञान और समझदारी का ढंग भी अद्वितीय था। नसीरुद्दीन का व्यक्तित्व हमेशा गांव वालों के बीच चर्चा का विषय रहता था, लेकिन वे अपने ज्ञान के अलावा अपनी मस्ती और हंसी मजाक के लिए भी जाने जाते थे। उनके पास एक गधा था जिस पर वह अक्सर सवारी करते थे। वह गधा नसीरुद्दीन के लिए बहुत प्रिय था। नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ हमेशा गांव में घूमते रहते थे। गधे का नाम उनका अपना पसंदीदा नाम था, बुजुर्ग। बुजुर्ग गधा बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था, लेकिन कभी कभी नसीरुद्दीन की मस्ती के चलते वह थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता था। फिर भी नसीरुद्दीन और बुजुर्ग की जोड़ी गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। एक दिन गांव में एक अजीब घटना घटी। सुबह के समय जब नसीरुद्दीन और उनका गधा अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, कुछ चोरों ने नसीरुद्दीन के गधे को चुरा लिया। यह घटना पूरी तरह से नसीरुद्दीन के लिए चौंकाने वाली थी। उनका प्रिय गधा चोरी हो गया था और वह इसे लेकर बहुत परेशान हो गए। नसीरुद्दीन ने यह फैसला किया कि वह खुद ही इस चोर को पकड़ेंगे और उसे सजा देंगे। उन्होंने अपने दोस्तों से सुना था कि कुछ चोर अक्सर गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने खंडहर में छिपते हैं। इसलिए उन्होंने अपने रास्ते पर चलने का निश्चय किया। नसीरुद्दीन का उद्देश्य न केवल अपने गधे को वापस पाना था, बल्कि यह भी था कि वह चोरों को यह समझा सकें कि वे गलत कर रहे हैं। खंडहर के पास पहुंचने पर नसीरुद्दीन ने देखा कि वहां कुछ लोग छिपे हुए थे। वे चोर थे और उनके पास नसीरुद्दीन का गधा था। नसीरुद्दीन ने उन्हें देख लिया और उन्हें पकड़ने का एक मजेदार तरीका सोचा। नसीरुद्दीन एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करने का निर्णय लिया। वह चोरों से अपनी मूंछों और चादर को हिलाकर बोले, अरे, यह क्या किया तुमने? मुझे गधे के बिना कैसे छोड़ सकते हो? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ऐसा सिखाऊंगा कि तुम फिर कभी किसी का गधा नहीं चुराओगे। चोर बहुत अजीब से हो गए, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि नसीरुद्दीन क्या कर रहे हैं। नसीरुद्दीन ने चोरों से कहा, तुम लोग मेरा गधा क्यों चुराने आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि गधे चुराना एक बहुत बड़ी भूल है? चोर बोले, हमें नहीं पता था कि यह तुम्हारा गधा है। हमें तो इसे बेचने का विचार था। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि यह गधा मेरे पास लौटकर अपनी पूरी कहानी तुम्हें सुनाए? चोर हैरान हो गए। नसीरुद्दीन ने फिर एक चाल चली। उन्होंने गधे से कहा, बुजुर्ग, क्या तुम जानती हो कि यह लोग तुम्हें क्यों ले गए हैं? गधा अपनी जगह पर खड़ा हुआ, बिना कुछ बोले। चोर यह देखकर हंसी रोक नहीं पाए। यह तो बस एक गधा है, यह बोल नहीं सकता, वे बोले। नसीरुद्दीन ने हंसी में कहा, तुमने तो ठीक कहा, लेकिन यह गधा बहुत समझदार है। वह सिर्फ अपनी आंखों से बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम लोग इसे छोड़ दो और फिर कभी गधा चोरी करने का ख्याल भी मत लाओ। चोर अब भ्रमित हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नसीरुद्दीन क्या कहना चाह रहे थे।
नसीरुद्दीन ने अपना अंतिम वार किया। वह चोरों से बोले, तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम में से कोई न कोई गधे के साथ थोड़ी देर बैठने पर ही समझ जाएगा। यह गधा जानता है कि तुमने क्या किया, और अब तुम्हें अपना गधा खोने का पछतावा होगा। तुमसे भी बड़ा चोर कभी नहीं होगा, क्योंकि तुमने चोरी करने का रास्ता अपनाया। चोर थोड़ी देर तक चुप रहे, और फिर उन्होंने नसीरुद्दीन की बातों पर ध्यान देना शुरू किया। एक चोर ने कहा, तुम ठीक कहते हो। हम अब गधे को वापस कर देंगे और ऐसा कभी नहीं करेंगे। यह हमारी बड़ी गलती थी। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए गधे को वापस लिया और चोरों को धन्यवाद कहा। अच्छा है कि तुमने अपनी गलती को समझ लिया। अगर तुम कभी गधा चुराने का विचार करो तो याद रखना, इस गधे की आंखों में बहुत गहरी समझ है। गांव वापस लौटते हुए नसीरुद्दीन और उनका गधा बुजुर्ग खुश थे। नसीरुद्दीन ने गधे से कहा, देखो बुजुर्ग, तुम्हारी आंखों में जो समझ है वह चोरों को भी बदल सकती है। तुम सच में बहुत खास हो। गांव में लौटने पर नसीरुद्दीन और बुजुर्ग की जोड़ी फिर से चर्चाओं का केंद्र बन गई। लोग नसीरुद्दीन की चतुराई और गधे की समझदारी की कहानियां एक दूसरे से सुनाने लगे। इस घटना के बाद गांव में यह संदेश फैल गया कि किसी की चोरी करना सिर्फ एक गलती नहीं होती, बल्कि वह समाज और आत्मा की भी हानि करता है। और यह भी कि कभी कभी समझदारी और सही दिशा में थोड़ी हंसी मजाक से समस्याओं का समाधान हो सकता है। नसीरुद्दीन ने चोरों को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें यह भी समझाया कि किसी और की संपत्ति की चोरी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच्चाई और ईमानदारी से जीना। और इस तरह नसीरुद्दीन और उनके गधे ने गांव में एक अनमोल शिक्षा दी। कहानी का संदेश था, सच्चाई हमेशा हंसी और समझदारी से ज्यादा प्रभावी होती है, और सही दिशा में ली गई किसी भी स्थिति को समझने के बाद ही उसे बदलने की शक्ति होती है। यह कहानी नसीरुद्दीन की चतुराई और उनके गधे की समझदारी का प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि कभी कभी सही रास्ता चुनने के लिए हमें हंसी मजाक के साथ गंभीरता को भी अपनाना चाहिए। कहानी 8। राजा ने कहा, मुला, मैं तुमसे 4 सवाल पूछने जा रहा हूँ। यदि तुम सही उत्तर दे सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन यदि तुम उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुला ने मुस्कराते हुए राजा की बात मानी और कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ। राजा ने पहला सवाल पूछा, एक, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? मुला नसीरुद्दीन ने तुरंत उत्तर दिया, दुनिया का सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि जब यह सामने आती है तो हमें लगता है कि यह हमारी सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन जब हम उसे सुलझा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि और भी समस्याएं हैं। राजा हैरान होकर सोचने लगे, यह उत्तर तो सटीक है, लेकिन क्या यह सही है? राजा ने दूसरा सवाल पूछा, दो, दुनिया का सबसे हल्का क्या है? मुला नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, दुनिया का सबसे हल्का वादा है, क्योंकि जब हम किसी से कोई वादा करते हैं तो वह हमारे मन में भारी होता है, लेकिन समय के साथ वह वादा हल्का हो जाता है और हम उसे भूल जाते हैं। राजा ने इस उत्तर पर भी चुपचाप सिर हिलाया। यह भी सही जवाब है, मुला। राजा ने तीसरा सवाल पूछा, 3, दुनिया का सबसे महंगा क्या है? मुला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, दुनिया का सबसे महंगा समय है। हम पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन समय कभी नहीं खरीद सकते। जब समय बीत जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। राजा ने इस उत्तर को भी सही माना, लेकिन उसे चौथे सवाल का उत्तर बहुत कठिन लगा। उसने सोचा कि अब मुला नसीरुद्दीन शायद जवाब नहीं दे सकेगा। राजा ने चौथा सवाल पूछा, 4, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य क्या है?
मुला नसीरुद्दीन कुछ देर चुप रहे और फिर मुस्कुराते हुए बोले, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य आत्मा है। हम उसे महसूस तो करते हैं, लेकिन कभी देख नहीं सकते। वह हमें हमेशा यह एहसास दिलाती है कि हम जीवन में केवल शरीर नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति भी हैं, जो हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। राजा इस उत्तर से इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुला नसीरुद्दीन को अपनी दरबार का सलाहकार बना लिया और उसे कई बहुमूल्य पुरस्कार दिए। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर सवाल का उत्तर सरल नहीं होता, और कभी-कभी सबसे सटीक उत्तर वह होता है जो हमें जीवन के अनुभवों से मिलता है। मुला नसीरुद्दीन की चतुराई और समझदारी हमें यह सिखाती है कि जीवन को समझने के लिए केवल तर्क नहीं, बल्कि अनुभव और बुद्धिमानी की भी आवश्यकता होती है। यह कहानी संक्षेप में है, लेकिन अगर आप इसे और विस्तार से चाहते हैं, तो मैं और अधिक जानकारी और संवाद जोड़ सकता हूँ। कहानी 9। एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लोग खुशहाल थे और हर चीज व्यवस्थित थी। राजा अपनी प्रजा के भले के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उनका सबसे पसंदीदा समय वह होता था जब वह मुला नसीरुद्दीन से मुलाकात करते थे, जो अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण अंदाज के लिए प्रसिद्ध थे। मुला नसीरुद्दीन राजा के दरबार में अक्सर आते थे और राजा उनसे जीवन के गूढ़ प्रश्न पूछते रहते थे। नसीरुद्दीन की बातों में जो विशेष बात थी, वह यह थी कि वह किसी भी कठिन से कठिन सवाल का मजेदार तरीके से समाधान निकालते थे। एक दिन राजा ने नसीरुद्दीन से 2 कठिन सवाल पूछने का निर्णय लिया। सवाल 1, क्या चीज ऐसी है जो हर जगह है, लेकिन जिसे हम देख नहीं सकते? राजा ने यह सवाल नसीरुद्दीन से पूछा। राजा के सवाल का उद्देश्य था कि नसीरुद्दीन को एक ऐसा जवाब मिले जो सुनने में बेहद बुद्धिमत्तापूर्ण लगे। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है महाराज। उत्तर सरल है, वह चीज है हवा। हवा हर जगह है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। राजा ने नसीरुद्दीन के जवाब पर ध्यान दिया और समझ गए कि वह एक ऐसा जवाब देंगे जो सीधे सवाल से संबंधित होगा। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता की सराहना की, लेकिन वह अगला सवाल पूछने के लिए तैयार थे। सवाल 2, अगर कोई चीज हमें अपनी सबसे अधिक आवश्यकता से भी ज्यादा मिले, तो वह चीज हमारी क्या मदद कर सकती है? यह सवाल राजा ने नसीरुद्दीन से पूछा, जो उनसे और भी कठिन और गहरे विचार की अपेक्षा कर रहा था। नसीरुद्दीन कुछ देर चुप रहे, जैसे वह गहरे विचारों में खो गए हों। फिर उन्होंने जवाब दिया, महाराज, इसका उत्तर है धन। अगर हमें ज्यादा धन मिले तो वह हमारी जरूरत के मुकाबले एक बोझ बन सकता है। अगर हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते, तो यह हमारी जिंदगी में कोई मदद नहीं कर सकता। परंतु अगर हम इसे सही रास्ते पर लगाते हैं, तो यह हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। राजा को नसीरुद्दीन का जवाब बहुत समझ में आया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने राज्य में बहुत अधिक संपत्ति जमा की है, लेकिन यदि वह उसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते, तो वह उन्हें और उनके राज्य को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। राजा की चिंता। राजा के मन में दोनों सवालों के उत्तर पर विचार करते हुए एक गहरी चिंता बैठ गई। वह सोचने लगे, क्या सच में हवा हमें इतनी महत्वाकांक्षी बनाती है कि हम कभी उसकी कद्र नहीं करते? और क्या सचमुच धन हमारे लिए तब तक कोई फायदे का नहीं है, जब तक हम उसे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते? राजा ने नसीरुद्दीन से मिलने का निर्णय लिया। वह राजमहल से बाहर गए और नसीरुद्दीन के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मुला, मुझे तुम्हारा ज्ञान बहुत पसंद आया और मुझे इस पर और अधिक विचार करना चाहिए।
परंतु मुझे लगता है कि मैंने अपनी संपत्ति का सही उपयोग नहीं किया। नसीरुद्दीन ने राजा की बातों को सुना और फिर जवाब दिया, महाराज, अगर आप धन का सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रजा के लिए काम करना होगा। धन से ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने लोगों के भले के लिए काम करें। राजा को नसीरुद्दीन की बातों से एक नई दिशा मिली। उन्होंने सोचा कि केवल संपत्ति का होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। नसीरुद्दीन का उपदेश। नसीरुद्दीन ने राजा को एक और सलाह दी, महाराज, कभी भी अपनी ताकत और संपत्ति को अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि आप अपने लोगों के बीच सच्चाई और न्याय का शासन स्थापित करें। यही आपका असली खजाना होगा। राजा ने नसीरुद्दीन की सलाह को ध्यान से सुना और वह अपने राज्य के लिए एक नया मार्गदर्शन बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए दान कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी। नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और उनके साधारण जीवन के सिद्धांत ने राजा को सिखाया कि वास्तविक शक्ति और सफलता केवल बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, न्याय और दया में होती है। राजा ने नसीरुद्दीन से बहुत कुछ सीखा और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। और इस तरह नसीरुद्दीन और राजा के दो सवाल न केवल एक गहरी शिक्षा देने का कारण बने, बल्कि उन दोनों के बीच की मित्रता को और भी प्रगाढ़ बना दिया। राजा ने समझा कि किसी भी चीज का महत्व तब तक नहीं होता जब तक हम उसे सही तरीके से न समझें और उसका सही उपयोग न करें। नसीरुद्दीन की यह कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि ज्ञान का असली मतलब केवल सवालों का जवाब देना नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों को समझना और उसे सही दिशा में उपयोग करना है। यह थी कहानी मुल्ला नसीरुद्दीन और राजा के दो सवाल की, जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर आधारित थी। यदि आपको इसे और विस्तार से या किसी अन्य तरीके से चाहिए तो बताइए।